This call is now being recorded. दुष्यंत कुमार जब लिखते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की यही कोशिश है, यही प्रयास है कि बाल हितों से जुड़े जितने भी काम हम कर रहे हैं उसमें कोई नई उपलब्धि होनी चाहिए, उसमें कोई नई चीज जुड़नी चाहिए। कृपया माइक बंद रखें अपना। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती की 101वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने एक लंबी जर्नी तय करी है आप सबके साथ। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बात कही है कि संघर्षों के साथी सफलता में बदल जाते हैं, तो ना तो हमारे संघर्षों के साथी बदलने वाले हैं और ना सफलता में जुड़ने वाले साथियों को हम छोड़ने वाले हैं। हर एक का स्वागत करके हम चलेंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, अभी रिसेंटली कोविड काल के बाद एक बहुत अच्छी योजना देश में प्रारंभ की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, पीएम केयर योजना। उस योजना का लाभ देश के लगभग हर जिले के उन बच्चों को मिला है जिन्होंने इस विपदा की घड़ी में अपने माता पिता को खो दिया है, या वे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, स्वनाथ जिनको हम कहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो योजना चालू की गई है उस योजना पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ इस योजना पर बातचीत करने के लिए आदरणीय विशाल आनंद सर जुड़े हुए हैं। बेहद सौम्य सरल किंतु उतने ही डेडिकेटेड व्यक्ति हैं अपने काम के प्रति। पिछले कुछ 3-4 सालों से मेरा परिचय है, मैं जब भी सर से मिलता हूँ बहुत इम्प्रेस होता हूँ। 2004 में सर ने WCD डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। अभी करेंटली उनका डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट ऑफिसर का है। NRLM में भी उन्होंने 2018 में अपनी सेवाएं दी हैं। 2020 से आप लगातार ICPS में जुड़े हैं और 2020 से IPS में जुड़ने के बाद फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप या अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसमें सर ने काफी कुछ नया करने का प्रयास किया है और काफी कुछ उसको सरल बनाने का प्रयास किया है। अब विशाल सर से आग्रह है कि आज का जो हमारा विषय है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की पीएम केयर योजना में भूमिका। इस योजना को जो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है उसमें बाल कल्याण समितियों की क्या भूमिका रहने वाली है उस पर अपनी बात रखें। आदरणीय विशाल सर। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा सर जो चेयरमैन है इस कंजर्वेशन फाउंडेशन के, तो सर का मैं विभाग की ओर से स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर कृपा सर का भी धन्यवाद करूँगा और डॉक्टर अरुणा राव मैडम जो हमारे साथ में हैं, तो अरुणा राव मैडम का भी मैं स्वागत करता हूँ विभाग की ओर से। और हमारे जो भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं सभी का मैं महिला बाल विकास विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। सर मैं PPT शेयर करूं क्या? PPT शेयर हो जाएगा आपका आनंद जी का? शेयर कीजिए जी जी जी। मुझे लगता है कि अब विजुअल होगा स्क्रीन पे। जी दिख रहा है सर, दिख रहा जी। तो मैं चूंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा स्क्रीन पे आता हूँ। आप सभी अवगत हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम प्रारंभ की, जिसको हमने पीएम केयर्स स्कीम के नाम से उन्होंने 29 मई को लॉन्च किया। तो उसी स्कीम पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो मेरा सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो अभी नोट डाउन कर लें। पहले मैं अपनी बात पूरी रख लूँगा, उसके बाद लास्ट का जो 5 या 10 मिनट रहेंगे उसमें हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे इस विषय पे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे ये योजना क्या है। इसका संक्षेप में एक परिचय देने का प्रयास इस स्लाइड में किया है। योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 29 मई 2021 को प्रारंभ की गई। उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, दत्तक माता पिता, उनके लीगल गार्जियंस, या किसी बच्चे के माता पिता में से एक की मृत्यु पहले हो गई थी और वो सिंगल पेरेंट्स थे, उनकी मृत्यु अगर 11 मार्च 2020 से और 28 फरवरी 2022, पहले कट ऑफ डेट 31 दिसंबर रखी थी 2021, जिसको बाद में बढ़ा के 28 फरवरी कर दिया गया। तो यही जो टाइम था जिसमें कोविड के कारण अधिकांश मृत्यु यही कोविड पीरियड था बेसिकली। तो वो पूरा कोविड पीरियड इसमें कवर किया है और इस दौरान जिन बच्चों के पेरेंट्स की मृत्यु हुई उनको इसमें सपोर्ट करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। बड़ी ही अच्छी स्कीम है, डिजाइन की हुई है। इस स्कीम में बच्चे को
एक मुश्त 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। कैसे बच्चे को सहायता मिलेगी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा बच्चे को एजुकेशनल सपोर्ट है, शैक्षणिक सहायता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग अप टू हायर एजुकेशन। और 5 लाख रुपए का इसमें हेल्थ कवर भी बच्चे को दिया है प्रधानमंत्री योजना द्वारा, जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत। और साथ ही साथ 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी बाद में ऐड कर दी गई। स्टार्टिंग में ड्राफ्ट में नहीं था, लेकिन बाद में इसको ऐड ऑन कर दिया गया कि हर बच्चे को वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये जो छात्रवृत्ति मिलेगी, तो जो वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप अगर बच्चे को मिल रही है उन सभी के अतिरिक्त होगी। ऐसा नहीं है कि कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो इसके लिए पात्रता में नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी स्पष्ट है कि अगर कई अन्य योजनाओं का लाभ भी अगर बच्चे को मिल रहा है तो वो भी इसमें मिलता रहेगा। योजना बहुत ही अच्छा ड्राफ्टेड है। संक्षेप में मैंने ये बताया कि योजना क्यों बनाई गई और इस योजना में क्या क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। फिर हम बात करें कि योजना में कौन से बच्चे पात्र हैं, तो इसमें एक तो वही है जो कट ऑफ डेट है 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक जो भी बच्चे हैं जिनके माता पिता की डेथ हुई है कोविड के कारण, तो उनको इसमें कवर किया गया है। और इसमें बच्चे की जो एज का जो निर्धारण किया है वो जो भी पेरेंट्स की बाद में डेथ हुई है उनकी मृत्यु दिनांक को कट ऑफ डेट माना गया है। और कट ऑफ डेट पे अगर बच्चा 18 वर्ष की आयु तक का है, उससे अधिक नहीं है, तो उन सारे बच्चों को इसमें पात्र माना गया है। जो कि स्कीम 5 अक्टूबर 2021 को स्कीम की गाइडलाइन जारी हुई, तो इसमें कई बच्चे ऐसे भी कवर हुए जिनके एज वर्तमान में 19 या 19.5 20 तक हो गई थी, लेकिन उस समय जब उनके फादर की या मदर की डेथ हुई तब उनकी एज 18 वर्ष थी। तो इस तरह के सारे बच्चे इस स्कीम में कवर किए हैं। बहुत ही बच्चों को संवेदनशीलता के साथ ट्रीट करने के लिए अभूतपूर्व योजना है ये। अब इसमें हम अगर ये बात करते हैं कि योजना में क्या क्या सपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे, तो ये मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ वन बाई वन। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो 10 लाख की बात आती है, तो मैं सभी प्रतिभागियों को ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसमें जो 10 लाख रुपए की राशि जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा तब बच्चे को दी जाएगी लमसम राशि। अभी वर्तमान में बच्चे की जो भी आयु है, जब उसने योजना में उसका पंजीयन कराया और उसका अप्रूवल हुआ, उस एज के अकॉर्डिंग बच्चे के खाते में पैसा डाला गया। पोस्ट ऑफिस अकाउंट हर बच्चे का एक सेपरेट खोला गया। जैसे उदाहरण के लिए अगर बच्चे की एज 1 साल है तो बच्चे को इस तरह से उसमें राशि का उसके अकाउंट में डाला गया ताकि जब बच्चा 23 का हो तो उसको 10 लाख रुपए का कॉर्पस हो जाए। मेरे पास एक चार्ट है, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ कि अगर बच्चा 1 साल का है तो उसको 2,87,870 रुपए, अगर बच्चा 5 साल का है तो 3,85,870 रुपए। कहने का आशय ये है कि बच्चे के खाते में इस तरह से अमाउंट जमा किया गया कि जब भी बच्चा 18 साल का पूरा होगा तो उसके खाते में 10 लाख रुपए का विथ इंटरेस्ट पैसा हो जाएगा, कॉर्पस तैयार हो जाएगा। और उसको 10 लाख के कॉर्पस से 18 से और 23 के बीच में उसको एक मासिक आर्थिक सहायता बोलें या स्टाइपेंड बोलें, वो उसको दिया जाएगा, जो उसी कॉर्पस का एक इंटरेस्ट होगा बेसिकली वो। तो वो उसको बच्चे को रेगुलर दिया जाएगा और जैसे ही बच्चा 23 साल की एज कंप्लीट करेगा उसको जो 10 लाख रुपए की लमसम राशि है वो उसको मिल जाएगी, जो एक बड़ी आर्थिक सहायता है। और साथ ही साथ इसमें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत 5 लाख तक का हेल्थ कवर भी है। अगर बच्चे को किसी भी तरह के स्वास्थ्य की कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी होती है, कुछ होता है, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत के तहत, वो सभी हॉस्पिटल्स में उसको 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस उसको दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सामाजिक न्याय मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है उसमें एड ऑन किया है कि उसमें 20,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सभी बच्चों को वीएम केयर्स के जितने भी लाभार्थी हैं उनको दी जाएगी। और ये छात्रवृत्ति 1,000 रुपए महीने और जब भी सत्र शुरू होता है तो 8,000 रुपए लमसम, ऐसे करके 20,000 रुपए उसको वार्षिक दिए जाएंगे। और ये जैसा मैंने पहले बताया कि ये छात्रवृत्ति जो भी उसके एग्जिस्टिंग स्कॉलरशिप्स हैं, वर्तमान में उसकी जो भी छात्रवृत्तियां उसको मिल रही हैं, उन छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा बच्चे को एजुकेशनल सपोर्ट भी है। एजुकेशनल सपोर्ट के लिए इसमें बहुत अच्छी बात यह की गई है कि पीएम केयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको जितने भी सेंट्रल स्कूल्स हैं हमारे देश में, उन सभी सेंट्रल स्कूल से लिंक किया गया है। अगर कोई बच्चा किसी कारण से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो इसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है कि 10 वर्ष तक का बच्चा है तो उसको नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या जो भी निजी विद्यालय है
उसमें गैर आवासीय विद्यार्थी के रूप में आरटी प्रावधानों के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और यदि कोई प्राइवेट स्कूल है और उसमें आरटी के प्रावधान के तहत उसमें कुछ जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं इसके बाद, तो वो भी केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। और इसमें बाल हितग्राही को किताबें हैं, नोटबुक है, यूनिफॉर्म है, सभी जितने भी उसकी व्यय होंगे वो सभी राशि प्रदान की जाएगी। और इसमें इस तरह का प्रावधान रखा गया है कि सारे डिपार्टमेंट्स को लिंक किया गया है कि जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनके अतिरिक्त जिन स्कीम से बच्चों को किताबें, नोटबुक, यूनिफॉर्म मिल रही है वो वेल एंड गुड है। और अगर किसी स्कूल में या उसके तहत उनको नहीं मिल पा रही है किसी स्कीम के तहत, तो उनको एड ऑन करके इस के तहत दिया जाएगा। ऐसे ही अगर बच्चा 11 साल से 18 साल का है तो हमारे देश में जो बोर्डिंग स्कूल गवर्नमेंट्स के चलते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, शासकीय कस्तूरबा कन्या विद्यालय हैं, सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हैं, तो इस तरह के जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स देश में संचालित हैं उनमें पात्रता के अनुसार उसको निःशुल्क एडमिशन दिया जाएगा और उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट वहन करेगी। ऐसे ही अगर बच्चा एक्सटेंडेड फैमिली में किसी के साथ रह रहा है, उसके किनशिप में है, किसी उसके रिश्तेदार के पास साथ में रह रहा है, तो जो भी नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय है उसमें या प्राइवेट स्कूल में वो गैर आवासीय विद्यार्थी के रूप में भी भले ही वो 11 से 18 वर्ष का हो या 10 साल तक का हो, उसमें वो एडमिशन ले सकता है। और जो भी आरटी के प्रावधानों के अनुरूप फीस है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अब इसमें ये महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो उसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भूमिका वेल डिफाइंड होती है। इस स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर मैं कहूँ तो वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, क्योंकि इस स्कीम में पूरी स्कीम ऑनलाइन थी। उसका पोर्टल है PM केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन.in के नाम से। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है CWC की, क्योंकि जितने भी आवेदन लॉगिन किए गए वो CWC के लॉगिन से ही आवेदन किए गए हैं। DCPU की भूमिका उसमें एक मॉनिटरिंग बॉडी का है या फिर सपोर्टिंग बॉडी की थी, जिसमें CWC द्वारा जो भी रिकमेंड किया जाता था आवेदन वो DM लॉगिन पे शो होता था। और DM लॉगिन अगर DM चाहे तो उसको वेरिफिकेशन के लिए, उसको रिकंसिडरेशन के लिए DCPU को सेंड कर सकता था, रीसेंड कर सकता था। तो महत्वपूर्ण भूमिका CWC की थी। पोर्टल पर योजना के लिए जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ या उसमें सिटीजन लॉगिन भी का ऑप्शन भी दिया गया था पोर्टल पर, तो सिटीजन लॉगिन से जो आवेदन हुए या डायरेक्ट CWC से हुए, अल्टीमेटली CWC ने ही आवेदनों का सारा परीक्षण करके उनकी पात्रता का निर्धारण किया। इसके बाद CWC की भूमिका यहाँ भी तय की गई कि जब बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनके जो कई बच्चे ऐसे भी पात्रता की शर्तों में पात्रता है या नहीं है, इस तरह की एक कहना चाहिए डाउट वाले प्रकरण भी थे। तो इसमें ये सबसे अच्छी बात यह थी कि इस योजना में किसी भी प्रकार का कोविड का या इस तरह का कोई प्रमाण पत्र अपलोड करना मैंडेटरी नहीं किया गया था। इसमें ये प्रावधान रखा गया था कि अगर CWC चाहे तो ये वेरीफाई करा सकती है क्षेत्र में, और अगर उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो क्षेत्र में वेरीफाई करा सकते हैं कि उस बच्चे के माता पिता की जो डेथ है वो वास्तव में कोविड से है या नहीं। और अगर CWC संतुष्ट है और DM संतुष्ट है तो ऐसे में उसको पात्रता मानते हुए उसको लाभ दिया जा सकता है। इसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं था कि कोई प्रमाण पत्र अपलोड करना ही होगा। इसलिए इसमें CWC की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि CWC को जो भी बच्चों के प्रकरण आए उनके सामने तो उनका प्रोज और कौन सा भी देखना था कि बच्चे ऐसा नहीं है कोई पात्र बच्चा हो और वो छूट जाए। तो इस तरह से सारी माता पिता की मृत्यु के कारणों का सत्यापन कराना, दस्तावेजों की जांच कराना, इसमें सभी में CWC की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उसके बाद जब ये संतुष्ट हो जाता था CWC कि हाँ बच्चे के माता पिता की डेथ कोविड से हुई है और ये योजना अंतर्गत बच्चा पात्रता में आता है, तो उसके समस्त जो आवश्यक दस्तावेज थे उनको पोर्टल पर अपलोड कराना और DM को प्रकरण कार्रवाई हेतु रिकमेंड करके समय सीमा में भेजना, ये उसका मुख्य भूमिका थी। और फिर इसमें ये होता था कि जब CWC लॉगिन से जब प्रकरण DM लॉगिन पे दिखने लगता था, शो होने लगता था, तो उस प्रकरण में फिर DM आगे निर्णय फाइनल जो अथॉरिटी व DM के माध्यम से उस प्रकरण सैंक्शनिंग अथॉरिटी था। तो और उसमें अगर DM चाहे तो रिव्यू के लिए फिर से ऐसे कई केस भी देखने में आए जैसा रिव्यू के लिए वापस CWC को भेजा
ताकि वापस CWC रिव्यू कर सके, या CWC खुद भी रिक्वेस्ट करे कि इसमें वापस आप रिव्यू के लिए भेज दिए, बाद में उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से बच्चों को लाभ दिलाने में CWC की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं रही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो पोर्टल की जो समय सीमा थी, वो पोर्टल की समय सीमा थी जैसे मैंने आपको बताया कि 28 फरवरी 2022 तक। 28 फरवरी 2022 के बाद पोर्टल क्लोज हो गया। तो वर्तमान में हमारा जो महत्वपूर्ण भूमिका CWC की अब ये है कि उनका फॉलोअप करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, और जो बच्चे अभी दर्ज हुए हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 साल के हैं, कई बच्चे ऐसे जो 6 साल के हैं। एक बड़ा विंडो है हमारे पास बच्चे का 1 साल से होने से लेके और 18 साल तक का। तो ऐसे जो एक बड़े विंडो में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आगे भी बहुत सारे लाभ मिलते रहेंगे सालों तक। तो उनको उनका लाभ मिल रहा है या नहीं, या बच्चे जो अन्य योजनाओं के अगर लिए पात्र हैं तो उनका लाभ मिल रहा है या नहीं, ये सारी वेरीफाई करना, ये सब CWC की भूमिका आगे रहेगी। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि CWC की इसमें ये भी भूमिका है कि CWC अभी जो बच्चे हितग्राही हैं हम इस योजना के, उन बच्चों की सबकी सूचियां CWC के पास हैं कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स की। तो उन बच्चों से ये जरूर वेरीफाई कर लें कि उनको योजना के अंतर्गत अभी जो राशि उनके खातों में पहुंच गई है, और बाकी जो उसके प्रावधान है, चाहे वो एजुकेशन का प्रावधान हो, चाहे वो उनका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान हो, चाहे उनको जो 20,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलना है उसका प्रावधान हो। इसमें एक चीज और है कि एक्स ग्रेसिया की राशि सभी बच्चों को भुगतान बच्चों से आशा है, उन बच्चे या अच्छा बच्चों के जो गार्जियन है, उनके परिवार हैं, उनको 50,000 रुपए एक्स ग्रेसिया की राशि शासन द्वारा एक मुश्त भुगतान की गई है। तो वो उनको मिला या नहीं मिला, ये एक बार जरूर वेरीफाई करा लें। हालांकि पोर्टल्स के माध्यम से वेरीफाई एक बार हो गया है, फिर भी अगर ऐसा कहीं कुछ केस है कि पोर्टल पे वो अप्रूव दिख रहा है लेकिन उनको नहीं मिला है, तो इसका वेरीफाई भी एक बार वो जरूर करा लें। और साथ ही साथ ये भी देख लें कि बच्चे को जो अन्य प्रावधानों के तहत लाभ मिलना चाहिए वो रेगुलर उनको मिलता रहे। इसमें DM और DPO की जो भूमिका है वो भी कहीं ना कहीं CWC से ही कोरिलेटेड है, क्योंकि CWC इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में था और उसके बाद DCPO सहयोगी भूमिका में था, और DM चूंकि अप्रूवल अथॉरिटी था, तो DM का और DCPO का और CWC का एक बेसिकली ट्राइंगल था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉर्नर जो था वो CWC का था। तो इसमें पोस्ट ऑफ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 2 तरह के खाते हैं। एक तो बैंक खाते हैं जिसमें कि एक्स ग्रेसिया की राशि जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसकी राशि है वो हर बच्चे को दी जा रही है। और दूसरा अकाउंट जो बच्चे का है वो पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, क्योंकि बेसिकली ये जो स्कीम डिजाइन की गई है वो इस तरह से की गई है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है या राष्ट्रीय बचत पत्र पोस्ट ऑफिस का रहता है। तो इस तरह से उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन किया है कि उसी स्कीम के तहत के समान इसमें जो PM केयर्स के हितग्राही बच्चों के खाते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनमें राशि इस तरह से इंटरेस्ट उसमें पे होगा कि जब बच्चा ठीक 18 वर्ष का कंप्लीट होगा उस समय उसके खाते में 10 लाख रुपए का कॉर्पस हो जाएगा। तो ये जो अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में खोले गए हैं, क्योंकि बेसिकली ये अवधारणा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के MOU के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार की थी। तो वो अकाउंट है। और पोस्ट ऑफिस के अकाउंट अगर बच्चा माइनर है तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पोस्ट ऑफिस के अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट खोले गए, गार्जियन के साथ नहीं खोले गए, ये ज्वाइंट अकाउंट खोले गए हैं कंसर्न DM के साथ, कलेक्टर के साथ, पदेल जो भी कलेक्टर रहेगा, तो कलेक्टर का और बच्चे का ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें कि 10 लाख रुपए का कॉर्पस जाएगा या जा चुका है। और दूसरा जो अकाउंट है बैंक अकाउंट हर बच्चे का, उसमें जो मैंने अदर जो प्रोविजंस बताए थे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप है, एक्स ग्रेसिया राशि है, सभी बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन बेनिफिट या हम कहें कि स्पॉन्सरशिप की राशि जो 2,000 रुपए पर मंथ दी जा रही है वो उसी खाते में जाएगी। तो इस तरह से बच्चों के 2 अकाउंट हैं और 2 अकाउंट में राशि रेगुलर जाना है। हितग्राही के प्रोफाइल को अपडेट करने की जवाबदारी जो इसमें DPO की लिखी हुई है, इसमें CWC लॉगिन से भी अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें CWC की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो समय समय पे हर अगर महीने नहीं तो एटलीस्ट हर क्वार्टर में एक बार CWC जो भी ज़्यादा हितग्राही नहीं है, कहीं पे किसी जिले में 10 बच्चे हैं, किसी में 8 हैं, किसी में मैक्सिमम 25-26 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा टास्क नहीं है। CWC को हर त्रैमास में एक बार बच्चों के प्रोफाइल चेक कर लेना चाहिए कि उनकी एज, उनका कोई एड्रेस या उनका कोई भी
किसी तरह का कुछ अपडेट अगर उनको करना हो तो उसको जरूर अपडेट करें। बच्चे के शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो भी उसके शैक्षणिक सहायता है उसको वो एक बार फॉलो अप कर लें, देख लें कि उसमें कहीं कुछ अपडेट की ज़रूरत है। हाँ, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि इसमें एक ग्रीवांस का पोर्टल भी उन्होंने सपोर्टिंग पोर्टल के रूप में पीएम केयर्स पर जोड़ा हुआ है। उसका उद्देश्य ये है कि चूंकि बड़ी स्कीम है, पूरे देश भर की स्कीम है, तो इसमें अगर किसी बच्चे को किसी तरह की सपोर्टिंग जो एजुकेशनल सपोर्ट है या कोई भी जो हेल्प मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिल पा रही है किसी कारणवश, तो उसमें ग्रीवांस में भी सीडब्ल्यूसी भी डाल सकता है, बच्चा भी डाल सकता है सीडब्ल्यूसी के माध्यम से, या डीपीओ भी डाल सकते हैं, डीसीपीओ, है ना। तो इसमें सीडब्ल्यूसी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो देखें। साथ ही साथ इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि सीडब्ल्यूसी चाहे तो डीएम को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि एक बच्चे को कुछ एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता है। इस स्कीम की एक बहुत अच्छी खासियत यह है कि इसमें जो प्रोविजंस स्थायी रूप से दिए गए हैं उन प्रोविजंस के अतिरिक्त भी अगर डीएम चाहे तो सीडब्ल्यूसी की रिकमेंडेशन पे डीएम एक रिक्वेस्ट डाल सकता है पोर्टल पे। वो अभी टैब अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जीओआई से हम लोगों की जो डायरेक्ट बात चल रही है उसमें ये बात बताया गया है कि जीओआई एक बहुत ही जल्द एक टैब उसमें डेवलप करने वाला है पोर्टल पे। तो उस टैब के माध्यम से कोई भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी जिले में कोई डीएम चाहता है कि इस बच्चे को एडिशनल कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको कोचिंग के लिए या इसकी एजुकेशन के लिए, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको कुछ और एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो रिक्वेस्ट एक प्रपोजल के रूप में ऑनलाइन पोर्टल पे डाल सकता है और जीओआई उसको कंसीडर करने के बाद स्वीकार कर सकती है। ऐसे ही जो अन्य योजनाओं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि पीएम केयर्स की एक खासियत ये भी है कि पीएम केयर्स स्कीम में प्रावधान किया गया था कि पीएम केयर्स स्कीम का लाभ किसी अन्य स्कीम का लाभ मिलने के कारण बाधित नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि ये पीएम केयर्स के जो भी लाभ हैं वो सभी योजनाओं के एडिशनल है। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को आप कितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की अन्य योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में कोविड के दौरान मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई थी। तो मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में 5,000 रुपए हर बच्चे को प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना का 5,000 रुपए प्रतिमाह का लाभ अगर बच्चा ले रहा है तो पीएम केयर में नहीं होगा। पीएम केयर्स में वो सभी बच्चे हैं जो सीएम कोविड बाल सेवा योजना में थे, कुछ बच्चों को छोड़ के जिनके का प्रमाणीकरण डीएम ने कोविड से डेथ का नहीं दिया है, बाकी मोस्टली बच्चे उसमें कवर। ये एक स्लाइड से जिसमें मैं ये बताने का प्रयास किया है मैंने कि पूरा पिक्चर आपको दिखाया है कि देश में हमारी स्थिति क्या है। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव का और विषय है, गर्व का विषय है कि हमारा जो प्रदेश है वो पूरे देश में कोविड पीएम केयर्स में तीसरे नंबर पर है। यानी हमारे जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन है वो 428 हैं और जो पूरे देश में तीसरे नंबर पर हैं 31 राज्यों में। पूरे देश में 4,345 आवेदन स्वीकृत किए गए 9,042 में से, जिसमें से 428 लगभग 10% आवेदन हमारे प्रदेश के हैं। और अगर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश केवल 2 ही राज्य हमसे ऊपर हैं जिनमें अगर पॉपुलेशन के अनुपात में अगर हम देखें तो हमारी स्थिति दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा जिला है, बड़ा प्रदेश है जिसमें लगभग 11 करोड़ की पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन 7 करोड़ की थी 2011 के सेंसस से। तो उस अनुपात में देखा जाए तो हमारे पोजीशन लगभग दूसरी हम मान के चल सकते हैं देश में। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें ये सीडब्ल्यूसी के लिए है कि इसमें कैसे सीडब्ल्यूसी ने केस सैंक्शन की एक प्रोसेस फ्लो चार्ट है। इसको मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर मोटा मोटा मैं इतना जरूर बताऊंगा कि इसमें हमारे पास 2 माध्यम से आवेदन आए थे। एक सिटीजन लॉगिन से आए थे, दूसरा सीडब्ल्यूसी ने अपने स्तर से जो भी आवेदन पोर्टल से फीड किए थे। और दोनों तरह के आवेदन अल्टीमेटली वो सीडब्ल्यूसी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती थी कि उन आवेदनों को वेरीफाई करना है और अगर लगता है कि बच्चा पात्रता में है तो उसको डीएम को रिकमेंड करना है। अल्टीमेटली डीएम ने उसको अप्रूव किया और डीएम के अप्रूवल के बाद बच्चे को इस योजना में पैसा मिलना या उसको जो एंटाइटलमेंट है वो प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसमें बताने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि मेरे एंड से ये प्रेजेंटेशन पूरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा समय इसमें अगर आप कोई इंटरेक्शन कोई प्रतिभागी करना चाहें या किसी का कोई सवाल हो तो हम इसमें ले सकते हो। सर हम सेशन के एंड में सवाल लेंगे।
तो जी, आप जी, जी। सुनिए, अरुणा मैडम को भी सुनना अच्छा लगेगा आपको भी। जी, जी। जी, तो प्रेजेंटेशन बंद कर लें सर, माइक म्यूट करके आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच, थैंक जी, यू। ओके। क्वेश्चन आंसर्स का एक 15 मिनट का पूरा सत्र लेंगे आखिरी में। जी, जी, जी। धन्यवाद विशाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, हर माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उसका बच्चा जीवन के उन तमाम शिखरों पे पहुंचे। और अगर यूपीएससी सर्विसेज की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, तो वो हर बच्चे के साथ साथ हर माँ बाप का भी एक ड्रीम होता है कि उसका बच्चा यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक करे या सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़े। क्या तैयारियां होती हैं, किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, और खास करके आज का जो हमारा विषय है कि जो वे बच्चे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, उनको ये सुविधाएं किस प्रकार प्रोवाइड की जा सकती है। एक बार फिर इसमें बाल कल्याण समितियों की या स्टेक होल्डर्स की बड़ी भूमिका रहेगी। तो उन बच्चों को किस प्रकार इन स्टडीज के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई हैं अरुणा मैडम, अरुणा मोहन राव मैडम। 1987 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। अपने पूरे कार्यकाल में नवाचारों के लिए जानी जाती रही हैं मैडम। होशंगाबाद रेंज की डीआईजी, लोकायुक्त रेल और एजे के रूप में भी आपने बेहतरीन कार्य किया है। डीजी के रूप में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इस क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को स्थापित करने में आपकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। या मैं ये कहूँ कि आपके माध्यम से ही ये सेल मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई सारे पुरस्कारों से समाज की उत्कृष्ट सेवा के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए सीएम की सिल्वर डिस्का अवार्ड जैसे तमाम सारे अवार्डों से आपको दिया गया है, आपको प्राप्त हुए हैं। मैडम, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो आज का हमारा विषय है, हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रन लिविंग इन सीसीआई टुवर्ड्स द यूपीएससी एग्जाम्स, उस पर अपनी बात रखें। अरुणा मैडम। मैडम, माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी, मैडम आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। सभी को नमस्कार। कृपा जी और राघवेंद्र जी और सभी उपस्थित महानुभावों को नमस्कार। मुझे अच्छा लगा कि ये अवसर मुझे आपने प्रदान किया कि मैं इन बच्चों को मोटिवेट करूं, बता दूं कि यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है और इसको किस तरह से हम लोग इस चैलेंज को हम लोग फेस कर सकते हैं। क्योंकि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। संयोग की बात है कि आज यूपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम चल रहा है, जो प्रथम सत्र है जनरल स्टडीज का, वो खत्म हो गया है 9 to 11 o'clock, और अभी 2 से 4 इसका जो सीसैट एग्जाम है वो अभी चल रहा है। और भोपाल में करीब 75 सेंटर्स में ये एग्जाम चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं पूरा देश में। इस एग्जाम का महत्व तो सब जानते ही हैं, क्योंकि सबसे ऊंचे पद जो इस कंट्री में है, जो हमारे देश में है, वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और जो फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी भी इस एग्जाम को दे रहे हैं। और अच्छी उम्र में इस एग्जाम में आने के बाद फिर आप ऊंचे शिखरों तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे जो सबसे ऊंचा पद है कंट्री में, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। और सभी जो मिनिस्ट्रीज है उस सब में सेक्रेटरीज के रूप में भी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स पदस्थ होते हैं। और सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इसमें भी इसी यूपीएससी से सेलेक्ट हुए जो अधिकारी है वो कार्य करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस सर्विस में आने के बाद आपको देश में सेवा करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। आप प्राइवेट सेक्टर में किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए काम करेंगे, आपका खुद का कोई बिजनेस होता है, खुद के लिए काम करेंगे, लेकिन ये सर्विस ऐसा है जहां आप सोसाइटी के लिए, कुछ दबे हुए वर्ग के लिए हो, या फिर अपना पूरा कंट्री के लिए कोई काम कर सकते हैं और पॉलिसी मेकिंग में काम कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। आप जहां पदस्थ हो उस एरिया में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा आपके पास
मैन पावर है, रिसोर्स पावर है, और आपके पास इनिशिएटिव लेने की क्षमता है, उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता है। तो इसलिए इसका क्रेज जो है, इस एग्जाम का क्रेज दिनों दिन बढ़ रहा है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस एग्जाम को ले रहे हैं। लेकिन कंपटीशन के साथ साथ ये एग्जाम बहुत टफ भी हो गया है, तो इसकी तैयारी मेरे ख्याल में पूरा 1 साल लगता है इस एग्जाम को आपको तैयार करने के लिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत विस्तार से है। सब्जेक्ट्स जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है वो तो है ही, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और इकोनॉमिक्स है, जनरल स्टडीज है, और करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और आपका जो बेसिक साइंस सब्जेक्ट्स है वो भी है। तो एक पूरा हर चीज के बारे में जानकारी होना इस एग्जाम में बहुत जरूरी है। जैसे हम पढ़ते हैं तो बीकॉम करते हैं तो कॉमर्स में ज्यादा हमारी प्रावीण्यता रहेगी, बीएससी करते हैं तो साइंसेस रहेगी, आर्ट्स करेंगे तो आर्ट्स रहेगी। लेकिन आप इस एग्जाम के लिए हर चीज के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जो सिस्टम है एग्जाम का, प्रोसीजर जो है वो प्रिलिमिनरी है, जो आज पूरा देश में हो रहा है। वो प्रिलिमिनरी एग्जाम में फर्स्ट जो 2 घंटे का एग्जाम रहता है वो इट इज कॉल्ड जनरल स्टडीज पेपर। जनरल स्टडीज पेपर में आपको ये सब सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है, इंडिया इंटरनेशनल अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चंस होंगे, और यूपीएससी ये देखता है कि जो आपका नॉलेज है, जो आपका स्टैटिक नॉलेज है, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, उसको आप करंट अफेयर्स या फिर आज का जमाने में उसको कैसे जोड़ के आप देखेंगे, इस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इन सर्विसेज में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पदों में बैठे रहेंगे, तो इनका जो सब्जेक्ट का जो डेप्थ हो, एनालिसिस करने की जो क्षमता हो, ये अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कोई समस्या हो गया हो तो उसको एनालाइज करना, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सोचना एक ब्यूरोक्रेट के बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्य है। तो प्रिलिमिनरी में पहला आपको जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा, और सेकंड पेपर जो अभी 2 से 4 का हुआ है, उसमें आपको CSAT एक नया एग्जाम शुरू किया है कुछ साल पहले। इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, इस सिंपल मैथ्स और एनालिटिकल पावर क्या है, वो सब समावेश करके एक ये पेपर रहता है। लेकिन ये सिर्फ आपको 33% मार्क्स ही लाना है, और उसको क्लियर करने के बाद फिर आपका जो मेन पेपर है वो जांचा जाता है। ये एग्जाम अगर आप पास करते हैं तो 1:10 के रेशियो में स्टूडेंट्स को मेन एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो मेन एग्जामिनेशन जो है उसमें 4 पेपर्स आपका जनरल स्टडीज का हो गया है। हमारे टाइम में 2 ही पेपर्स रहते थे और 2 सब्जेक्ट्स रहते थे। आजकल 4 पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज एंड 2 पेपर्स ऑफ एनी ऑप्शनल जो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं, आपको सॉरी आपको इस जो सब्जेक्ट्स ऑफर किए हैं यूपीएससी, उसको एक सब्जेक्ट आपको देना है और उसमें आपको दो पेपर्स आपको उसमें सॉल्व करना है। और आजकल जो पैटर्न है मेन एग्जामिनेशन का, वो शॉर्ट आंसर्स लिखने का है। लाइक 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 250 मार्क्स का पेपर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो ये देखा जाता है कि आप एक पूरा कॉन्सेप्ट को किस तरह से कंसाइज वे में आप प्रेजेंट करते हो। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे लिख रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन है, उसका पूरा मैटर है, उसके बाद उसका कंक्लूजन करें। आप सिर्फ 150 वर्ड्स में एक पूरी कॉन्सेप्ट को कंसाइज रूप में करना है। तो एग्जामिनर्स का ये मंशा इसमें है कि आपको कितना समझ है। ऐसे लिखने में आपको बहुत सारे आप लिख सकते हो उसमें, लेकिन 250 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में आप एक पूरा इश्यू को कंसाइज वे में आप उसको प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंटेशन, क्योंकि हम लोग फाइल वर्क करते हैं, क्योंकि योजनाएं बनाते हैं, तो आप किस तरह से आप उस इश्यू को आप प्रेजेंट करते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू इसमें एग्जामिनेशन में नया पैटर्न बनाया है।
और इसको अगर क्लियर करते हैं मेन एग्जाम को, तो उस मेन एग्जाम में एक इंग्लिश एसे भी है और एक लैंग्वेज पेपर भी है। इंग्लिश ऐसे में कोई ऐसे टॉपिकल या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई टॉपिक देंगे जिसमें आपको इस ऐसे लिखना है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड्स में, और उसके बाद एक कोई लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, उसमें एक सिंपल टाइप का एक क्वेश्चन पेपर उसमें भी रहता है, वो भी आपको क्लियर करना है। ये सब क्लियर करने के बाद 1:2 रेशियो में, मतलब अगर एक पद है तो 2 लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और इंटरव्यू बोर्ड जो है यूपीएससी के, बहुत सीनियर ऑफिसर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, जजेस, ये सब लोग उसमें पैनल में रहते हैं, और आपका बायोडेटा के साथ वो लोग आपको इंटरव्यू करते हैं। मोस्टली ये पर्सनालिटी जजमेंट का टेस्ट है। आपको वो देखते हैं कि आप कितना मैच्योर हो, आपका जो प्रेजेंटेशन किस तरह से हो, कितना कॉन्फिडेंस है आप में, कितना सच बोलते हैं। कई बार आप झूठ बोल के बहुत बुरी तरह से फंस जाते, क्योंकि ये जो इंटरव्यूअर्स है वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी कैंडिडेट को पहचान लेते हैं। तो इंटरव्यू किस तरह से देना है, किस तरह से आंसर करना है, ये भी एक वो है, कला है। बट एक परिपक्व जो एक कंप्लीट पर्सनालिटी जो है वो इंटरव्यू में भी अच्छा कर सकते। अब आई बात जो बच्चे यहाँ पर है, इनको हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं। तो जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, इसमें जो बेसिक्स है वो सब एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ही है। एनसीईआरटी बुक्स में जो हमारी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हमारी जो इकोनॉमी हो, ये सब एनसीईआरटी बुक्स में। पहले इन लोगों को एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत नॉलेज है उसमें, तो धीरे धीरे उनको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो हर दिन कोई अच्छा न्यूज़पेपर, 1 या 2 न्यूज़पेपर जो भी अवेलेबल हो होम में, वो उनको उनसे वो पढ़ाना, क्योंकि आपका जो जनरल नॉलेज हो, आपका जो करंट अफेयर्स हो, वो न्यूज़पेपर से आपको लगातार इसका अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो उसके नोट्स बनाते जाए ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में उसका रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से स्टार्ट करें, और उसके बाद कुछ जैसे जहां पर है वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स को बुला ले, कुछ रिसोर्स पर्सन्स को बुला ले, जो अभी अभी एग्जाम क्रैक किए हैं उन लोगों को बुला के इन लोगों को मोटिवेट करें कि कैसा ये एग्जाम होता है और किस तरह से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे करते जाएंगे तो जब तक ग्रेजुएशन, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन पहुंचते पहुंचते ये लोग बच्चे जो है ये एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू मैम। पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। किसी समय एकदम लॉन्ग आंसर्स लिखे जाते थे और आज आपने बताया कि 150 वर्ड्स में लिखने हैं, और आपको उसका पूरा क्रंच पता होना चाहिए तभी आप लिख पाएंगे। अगर आपके पास पूरी डेप्थ स्टडी है तभी आप लिख पाएंगे। तो मैम हम आगे की तरफ चलेंगे। हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन दें, उसके बाद हम आभार प्रदर्शन करेंगे और फिर हम इस सत्र को ओपन सत्र करेंगे। मैडम से और विशाल सर से जिसको भी प्रश्न लेना हो ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा अध्यक्ष जी। जी अभी आप क्वेश्चन ले लीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब इस सत्र में आप हैंड रेज किया है जिन लोगों ने, एक सत्र आया है देवदत्त जी का आया है विशाल सर के लिए। विशाल सर आप जुड़े हैं? जी जी जी। उनका प्रश्न ये है कि क्या कोविड केयर के बालकों को अन्य योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री की योजनाओं का भी लाभ मिल सकता है? मेरे ख्याल से आपने अपने उद्बोधन में ये बता दिया था, आप इस प्रश्न पे प्रकाश डालें। जी सर। जी, ये मैं जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया कि ये पीएम केयर इस स्कीम में एक सबसे अच्छी बात ये है कि इस स्कीम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इसमें जो भी लाभ दिए जाएंगे वो अन्य सभी योजनाओं के अतिरिक्त होंगे। यानी कि इसमें राज्य सरकार की योजना हो या केंद्र सरकार की कोई भी योजना, कोई भी छात्रवृत्ति, किसी भी तरह का असिस्टेंस, एजुकेशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट बच्चे को मिल रहा है, वो सभी अतिरिक्त होगा पीएम केयर्स के। इसलिए इसमें कोई भी बाधा नहीं है, किसी स्कीम का लाभ भी आसानी से मिल सकता है। जी सर। रंजना जी ने हैंड रेज किया, रंजना जी अपनी बात रखें। रंजना दीक्षित जी। रंजना जी
श्रुति जी ने जी अपनी बात रखें, प्रश्न अपना रखें। सर जी हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है, प्रश्न रखें अपना। हेलो, हाँ मैं ये जी जानना प्रश्न चाह रही रखिए, आवाज आ रही है। जी मैं ये जानना चाह रही थी कि जिन बच्चों को पुरानी योजनाओं का लाभ अपन दे चुके हैं मुख्यमंत्री सहायता वाले में, उन बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ कर सकते हैं इसमें, हेलो, बल्कि इनफैक्ट किया भी है। जी जी जैसे जो हाँ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल जी सेवा योजना का लाभ जिन बच्चों को मिला था, उन बच्चों को भी इस योजना में शामिल कर सकें, बशर्ते कि इस योजना में जो कंडीशन है, एलिजिबिलिटी की जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहा हो बच्चा। जी श्रुति जी ने हैंड रेज किया है। डॉक्टर श्रुति खरे छत्तीसगढ़ से, अपना प्रश्न करें। नमस्ते मैडम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि प्राथमिक अंतर्नोदों की असंतुष्टि के कारण कुंठा उत्पन्न होती है और इस कुंठा के फलस्वरूप सामाजिक अंतर्नोद की उत्पत्ति होती है। ऐसे में आप लोग यूपीएससी स्टूडेंट के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं कि वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं? कौन सा निधि? विधि मैडम, मेथड तरीका नहीं, प्रश्न में समझ नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है उनका प्रश्न यह था कि जो बच्चे बचपन से किसी कुंठाग्रस्त किसी के शिकार हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को हम कैसे मोटिवेशन करके उनको इस लेवल पर ला सकते हैं, यही मतलब होगा क्या? ओके। देखिए, बहुत सारे बच्चों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तो रहते ही हैं और आजकल का जो कॉम्पिटिटिव जमाने में बहुत सारा इश्यूज तो रहते ही हैं, बट इश्यूज को पहचानना और उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब और बच्चे के साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसके एक तो पेरेंट्स एक तो बहुत सेंसिटिवली उसको डील करना पड़ता है। आइदर पेरेंट्स उस इशू को डील करें या फिर बहुत ज्यादा इशू हो तो फिर जो आपके जो भी मोटिवेशनल वो रिसोर्स पर्सन्स हो या फिर आपके जो भी उनसे काउंसिलर कह सकते हैं हम उनको। मैडम से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा, मैडम म्यूट हो गई हैं। जब तक आते हैं तब तक हम, मैडम आप सुन पा रहे हैं? चलिए तब तक विशाल सर से एक प्रश्न ले लेता हूं। विशाल सर, बिहार से हमारे एक साथी ब्रजेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, CWC सिवान से हैं। उनका प्रश्न है कि बालिका के पिता के मृत्यु के बाद, बालिका का जन्म हुआ, कोविड में बालिका के पिता की मृत्यु हुई और बालिका 4 महीने की है, माँ स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो क्या इन सारी योजनाओं का लाभ उस बालिका को मिल सकता है और किस प्रकार मिल सकता है? विशाल सर आपका माइक बंद है जी। जैसा आपने सुना होगा कि मैंने पात्रता की शर्तों के दौरान बताया था कि पात्रता की शर्तों में ये इस PM केयर्स में ये कंडीशन है कि जिनके माता पिता और दोनों खत्म हो गए, यानी बच्चे जो अनाथ हैं, उन्हीं के लिए स्कीम है। हालांकि आपने जो केस बताया, अगर सिंगल मदर है और भरण पोषण करने में असमर्थ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पॉन्सरशिप स्कीम है। और अच्छी बात यह है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में पहले 2000 रुपए प्रति बच्चा प्रति माह दिया जाता था, लेकिन हाल ही में एक सर्कुलर जारी हुआ है GOI का, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से ये राशि बढ़ा के 2000 रुपए से 4000 रुपए कर दी गई है और पूरे देश भर में ये स्कीम लागू है। तो उस बच्चे को जो जिसकी सिंगल मदर भरण पोषण में असमर्थ है, उस बच्ची को 4000 रुपए प्रति माह की राशि स्पॉन्सरशिप के तहत दी जा सकती है। इजाजत हो तो कुछ बोलूं? जी बोलिए। मैं कोविड से फादर से मरने के बाद बच्ची का जन्म हुआ है जी, और जो स्पॉन्सरशिप का बजट है प्रत्येक जिले के लिए बिहार में 10 लाख रुपए है। हाँ, और वो सभी जगह ऑल ओवर इंडिया में से ही है ये जी। तो सर बजट जो है कम पड़ रहा है और उसके लिए जी समस्या आ रही है। काफी लड़के बच्चे क्यों में हैं और यहाँ पर DCPU का कहना है कि बच्चे के पिता की मृत्यु के बाद बच्ची का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं देंगे। नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है कि बच्चे उसमें, अगर कोई भी बच्चा, अगर CWC ये प्रोज कॉन्स के आधार पर देखती है कि बच्चा जरूरतमंद है
और स्पॉन्सरशिप की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें लाभ तो दिया जा सकता है। हाँ, मैं आपकी इस बात से जरूर सहमत हूँ कि प्रति जिला 10 लाख रुपए का बजट रहता है, तो कोविड के दौरान चूंकि बड़ी संख्या में बच्चे वल्नरेबल कंडीशन में थे, तो ऐसे में वो 10 लाख रुपए चूंकि लगभग 40 बच्चों के लिए ही पूरे हो पाते हैं एक जिले में, तो वो इसलिए कई बच्चे हैं जो पात्रता में है लेकिन छूट रहे हैं, और इसके लिए हमारे राज्य से, मध्य प्रदेश से हम लोगों ने एडिशनल बजट का डिमांड भी जीओआई से किया है, और उन्होंने पीएम केयर्स के बच्चों के लिए एडिशनल पैसा दिया भी है। मुझे लगता है कि प्राइवेट स्पॉन्सरशिप जैसा हम लोगों ने हमारे राज्य में किया है, इस तरह का अगर आप कोई प्रावधान अपने उसके वहां से करें, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप में बड़ी संख्या में हमने मध्य प्रदेश में बच्चों को लाभ दिया है, लगभग 5,500 बच्चों को लाभ दिया है। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव लेके आप उस बच्ची को लाभ दिला सकते हैं। जी, मैडम जुड़ गए, अरुणा मैडम। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था मैडम के। मैडम का एक अपना बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो इनफैक्ट मॉर्निंग में मेरी ये चर्चा चल रही थी कि क्या इस प्रकार के बच्चे जो सीसीआई से निकल के आते हैं तो उनको आपके कोचिंग में कुछ डिस्काउंट मिलेगा या उनके लिए कुछ एडिशनल रहेगा। मैडम आप इस बात में प्रकाश रखें। राउस कोचिंग के नाम से एक बहुत अच्छी कोचिंग की श्रृंखला है मैडम की, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है मैडम? जी, आपका माइक बंद है मैडम। बिल्कुल, हम बहुत बहुत कंसेशनल रेट पर उन बच्चों को हम लोग सिखा देंगे। और 10th ऑफ जून को हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें वो लोग ज्वाइन करें। और हमारा ही एकेडमी में ये एग्जाम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, 11 to 12 o'clock ऑन 10th। रजिस्टर कर लीजिए ऑनलाइन हमारा वेबसाइट में, इट इज कॉल्ड theRaceFoundation.com, theRaceFoundation.com। उसमें रजिस्टर करें, आके एग्जाम दे दे। हम बिल्कुल आप बच्चों को बहुत स्पेशल वे में ट्रीट करके उनको हम यही प्रयास करेंगे कि वो कैसा भी हो एग्जाम क्रैक करें। जी मैम, थैंक यू। अध्यक्ष जी जुड़ गए आप? अध्यक्ष जी। कृपा शंकर जी, मैं माफी चाहती हूँ, मैं लातूर बाल कल्याण समिति से सदस्य बात कर रही हूँ। अभी बिहार के किन्हीं सीडब्ल्यूसी ने एक सवाल पूछा था कि डीसीपीओ यूनिट में एक बच्चा पेट में है और कोविड के दौरान पेट में था जब उसके पिता गुजर गए और बाद में वो पैदा हुआ, इसलिए डीसीपीओ यूनिट कहता है कि अभी उसको लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में थोड़ा मैं एज अ लीगल एडवोकेट होने की वजह से थोड़ा प्रकाश डालूं क्या? मैं बिल्कुल डालिए, बिल्कुल रखिए अपनी बात। जी, बच्चा जब पेट में आता है काउंटिंग होती है 0 से 18 ईयर्स। 0 मतलब जो वो पेट में आता है तब से उसकी एज काउंट होती है, और उसके पिता का मतलब वो वैधता उसकी वहीं से स्टार्ट होती है। बिहार का जो सवाल था कि उस बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बाद में पैदा हो गया कोविड के, जब उसके पिता गुजर गए, पर पैदा तो उसी पिता से हुआ है तो उसको भी लाभ मिलने की मतलब पूरी वहां पे ये है, लीगल वैलिडिटी है। तो वो डीसीपीओ यूनिट को कहे कि जब बेटा या बच्चा जो भी है वो पेट में है तो वो लीगल है। बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर जो मैंने मैसेज किया है उस पर, क्योंकि यही जानकारी है कि 300 दिन के अंदर बच्चा पैदा होता है पिता के मरने का तो वैध माना जाएगा और उसका माना जाएगा। जब वो पेट में है तभी से वैध माना जाएगा, पैदा होते तो ऑलरेडी वैध हो जाएगा, पेट में है तब से 0 डेट से। जी डिस्कशन का पॉइंट न बनाए, हम इस पे बात कर लेंगे आपसे आदित्य बाद में। जी, अध्यक्ष जी की तरफ चलते हैं, उनके अध्यक्ष के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय था जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वास्तव में बहुत ही ज्वलंत विषय है और हम लंबे समय से इस पर काम भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों हम देखते हैं कि हमें उसमें सफलता भी मिली है। पहले दिन से, जब से कोविड में जो घटनाएं हुई हैं, तभी से इसमें बच्चों को हमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनके समाधान के क्या क्या रास्ते होंगे, इन पर हम लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया था। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी, बहुत सारे वैसे बिंदु हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार ने और भारत सरकार ने भी माने हैं, जिनमें सीसीएफ अपने डिस्कशन में उन बिंदुओं को लाया था और वो बिंदु सरकार के माध्यम से भी हम उन बच्चों को ठीक से पहुंचा सके हैं। ये मुझे लगता है कि आप पूरे सभी टीम की जो एक सामूहिक प्रयास है उसी की एक सफलता के रूप में इसको हम देख रहे हैं। एक हम लोगों ने एक बहुत गंभीर विषय उठाया था जो सरकार ने मध्य प्रदेश में शुरू किया है,
जिसमें हम लोगों ने बोला था कि बच्चों के लिए अलग से बजट होना चाहिए। इवन हमारा तो यह भी मानना है कि बच्चों के लिए अलग से मंत्रालय भी हो, क्योंकि हम टोटल पॉपुलेशन को देखते हैं तो 0 से 18 वर्ष की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 41% होती है। 41% के लिए अलग से टारगेट कर, अलग से विचार करके उस पर काम होना चाहिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को देख करके। ऐसे विषयों पर भी हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं। आज हमारे बीच में WCD के जो अधिकारी आए थे, इन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को हम सबके बीच में रखा है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। प्रधानमंत्री के पास भी इसी तरह की जानकारियां, इसी तरह के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपने विचार भेजते हैं और उन सब विचारों को एक मिला करके कॉम्प्रेसिव प्लान बना करके हम सबके बीच में वो विचार आते हैं। तो मैं आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय अरुणा मोहन राव जी को, जिन्होंने इतने कम समय में और हमारे इसको प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया और हम बच्चों के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण समय उन्होंने दिया है। और साथ में उन्होंने एक जो कमिटमेंट किया है, जो वादा किया है, वह भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि इन बच्चों के लिए वो नॉमिनल फीस, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे लगता है अगली बार हम लोग खुद निवेदन करने जाएंगे तो नॉमिनल शब्द भी हट जाएगा उन बच्चों के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैडम ने डिसीजन लिया है, अभी मैडम और सब दोनों को साथ में हम निर्णय करेंगे। जब लक्ष्मी नारायण के साथ में निर्णय होगा तो ये भी हो जाएगा। इसलिए आप बच्चों को इस लेवल पर लाइए कि वो UPSC की तैयारी कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप इतना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हिंदुस्तान की कोई सी भी बड़ी से बड़ी एकेडमी, बड़ी से बड़े स्थान पर इन बच्चों को सबसे पहले स्थान मिलेगा। क्योंकि एक शब्द हम अक्सर बोलते रहते हैं, अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है, ये बच्चे अनाथ नहीं है। इस भारत भूमि पे, इस धरा पर जन्म लेने वाला कोई अनाथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने उस धरा पर जन्म लिया, इस पर साक्षात ईश्वर जन्म लेते हैं। तो ये अनाथ नहीं है, स्वनाथ है। प्रधानमंत्री ने भी शब्द का आज किया है और हमेशा के लिए ये शब्द प्रचलन में आ जाएगा। तो अनाथ शब्द, मुझे लगता है जैसे विकलांग शब्द विलोपित हुआ है, वैसे अनाथ शब्द भी विलोपित हो जाएगा। कई बार मुझे लगता है वो कैसे अनाथ हो सकता है, इसका पालक स्वयं प्रधानमंत्री हो। हम सब लोग बैठे हैं, सब इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार हैं कि ऐसे बच्चों के गार्जियन के रूप में अगर हमें मौका मिले तो हम उनके लिए कुछ करें। तो जिसके इतने गार्जियन हो वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। वो तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां हैं, ईश्वर उसकी परीक्षा उस रूप में ली है और वो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। और आज का जो वेबिनार जो है ये वास्तव में उसके सफलता में एक नींव के पत्थर का काम करेगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बच्चों को इस लेवल पर लेकर के आइए कि किसी भी एकेडमी में आपको उनके लिए एडमिशन चाहिए तो हम सब लोग सहमत हैं। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की कोई सी भी बड़ी से बड़ी एकेडमी होगी जो इन बच्चों को सबसे पहले स्थान देगी। इसलिए भी देगी कि सब लोग अपनी इसको जिम्मेदारी मानते हैं। इसने बोला है कि अपने बच्चों को, किन परिस्थितियों से बच्चे बाहर निकलते हैं, किन किन परिस्थितियों के हैं, तो कोई बोलता है कि अपने बच्चों को बातों में अक्सर लगा लेता हूं मैं जब भी आवाज लगाता है कोई खिलौने बेचने वाला। तो मुझे लगता है कि हम इन बच्चों को कभी बातों में नहीं लगाएंगे। जब भी कोई खिलौने बेचने वाले आएगा तो हम पूरे खिलौनों की टोकरी उनके सामने रख देंगे। ये संकल्प हम लोग लें और इन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। और आप लोगों के संकल्प की कितनी ताकत होती है इसका तो अंदाजा आपने लगाया कि जिस दिन से हम लोगों ने वेबिनार की श्रृंखला शुरू की थी, आज गिनीज बुक ने उसको रिकॉर्ड करके हम लोगों को, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस पर बहुत बड़ी मोहर लगाई है। एशिया बुक, लिम्का बुक, ये तो सब लोग पीछे पीछे घूम रहे साहब। हमने आपके वेबिनार को की श्रृंखला को सर्टिफाई किया है और आप इस रिकॉर्ड में जुड़ गए हैं। तो जितना हमारा मेहनत है उससे ज्यादा हमारा उद्देश्य पवित्र है, इसलिए हमको सफलता मिलती है। तो मुझे लगता है हम इस उद्देश्य की पवित्रता के लिए आगे बढ़ें और उसके लिए काम करें। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैडम ने जिस तरह से आज सब बच्चों को आशीर्वचन के रूप में बोले हैं, वो पंक्तियां सफल होंगी और सिद्ध होंगी। मुझे ध्यान में आता था एक बार ऐसा बोलते हैं कि चाणक्य जब कहीं से निकल रहे थे, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को कहीं निर्णय करते हुए देखा और वो निर्णय बहुत अच्छा कर रहा था। तो उसने पूछा कि कौन है, तो बताया कि ये बच्चा है। और उसके घर जाते हैं और वो उसकी माँ से बोलते हैं कि माँ ये बच्चा मुझे दे दो। तो माँ बोलती है कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं दे सकती। बोली क्यों दे दूं मैं? तो वो बोलते हैं कि माँ तूने एक संभावना को जन्म दिया है और मैं गुरु के रूप में इसको संभाल। तो वास्तव में हमारे जो CCI में संभावनाएं रहती हैं, अरुणा मोहन राव जी जैसे सब लोग मिल जाएंगे तो संभावना को संभव कर देंगे। करने का काम आज जो है, मुझे लगता है हम सब लोग उसको पूरा करने में लग जाएंगे। तो यही होगा
बताया कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो हम इसी तरह के बने तो सारी सफलताएं हमारे पीछे घूमेंगी, क्योंकि पवित्र उद्देश्य के लिए काम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने सबने इसमें जो समय दिया, और आप केवल समय ही नहीं, वास्तव में अपनी संपूर्ण क्षमताओं को लगाकर इस काम को करते हैं, इसलिए आप बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। आप जी सभी भाई का साहब, आभार। धन्यवाद। अभी काफी सारे प्रश्न लेने हैं हमें, Thank you, sir. 8-10 हैंड रेज हैं। कृपया बीच में माइक अपना नहीं चालू करें, डिस्टर्ब होता है। मैं एक एक करके, अनीता तिवारी जी ने हैंड रेज किया। अनीता जी, आप अपनी बात रखें। कहाँ से हैं आप अनीता जी? अनीता तिवारी जी। जी नमस्ते सर, मैं CWC विदिशा से मेंबर हूँ। जिनके माँ बाप जी, रखें अपना सर, प्रश्न मेरा पूछें। क्वेश्चन ये है कि एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं और मान लो पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं, तो उस परिवार में चारों बच्चों को आर्थिक सहायता देना चाहिए या सिर्फ एक को? विशाल सर। मुझे लगता है कि इसमें अगर आप बात करेंगे कोविड बाल सेवा योजना की, मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना जो राज्य की हमारी कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए है, तो उसमें तो बच्चों की संख्या का कोई बंधन नहीं था। हमने ऐसे बच्चों को भी लाभ दिया है जो 5 भाई बहन हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पॉन्सरशिप स्कीम की, तो स्पॉन्सरशिप स्कीम में केवल 2 बच्चों तक ही लाभ देने का प्रावधान है, और पीएम केयर्स स्कीम में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जिसमें बच्चों का बंधन हो। लेकिन पीएम केयर्स स्कीम की समय सीमा निकल चुकी है। कोविड बाल सेवा योजना में विशेष प्रकरण के रूप में प्रकरण आ सकता है, लेकिन उसमें दोनों ही अगर माँ बाप की डेथ हुई है तो पात्र होंगे। स्पॉन्सरशिप में सिंगल पेरेंट्स ले सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप में 2 बच्चों का बंधन। अशोक सिंह जी ने हैंड रेज किया। अशोक सिंह जी, आप कहाँ से हैं? अपना परिचय भी दे दीजिएगा। अशोक सिंह जी, अशोक सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है। CWC श्योपुर से किसी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। CWC श्योपुर तिवारी जी। सर जी, ये प्रधानमंत्री उसमें जो बच्चे छूट गए उनको कैसे लिया जाए? देखिए, बंद होने के बाद जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस स्कीम में क्योंकि स्कीम में समय बहुत मिला था। स्कीम 5 अक्टूबर को गाइडलाइन जारी हुई थी, 5 अक्टूबर 2021 को। तो 5 अक्टूबर के बाद सभी जिलों में लगभग 3 राउंड का सर्वे हुआ है, और 3 राउंड में बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि श्योपुर में अभी हमारे पास 3 राउंड का पूरा वेरिफिकेशन है। तो आप, मेरा अनुरोध ये रहेगा कि कृपया आप ये जरूर देख लें कि वो बच्चा सच में पात्रता में आ रहा है या नहीं, क्योंकि पात्र जितने भी बच्चे थे उन सभी को लाभान्वित किया जा चुका है, ऐसा एक वेरिफिकेशन जिलों से आया है। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप प्रकरण जरूर आप राज्य स्तर पर भेजिए, हम उसको कंसिडरेशन के लिए GOI को भेजेंगे, और अगर विशेष परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए एग्री होंगे तो हम जरूर भेजेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद कोई प्रकरण जिलों में बचे नहीं है, ऐसा एक वेरिफिकेशन लेटर आया है। अगर आप उसका डिटेल भेजेंगे, जो पर्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं, तो हम उसको दिखवा लेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर लक्ष्मण मालाकार हमारे साथ त्रिपुरा से जुड़ते हैं, अपनी बात रखें डॉक्टर लक्ष्मण। नमस्ते सभी को, विशाल सर को नमस्कार। एक्चुअली जो आपने जो बताया, 4,000 रुपीज को सैंक्शन हुआ, ये नोटिफिकेशन कब मिला, हम कैसे मिल सकते हैं त्रिपुरा से, ये बात। और 4,000 देने से बाद तो 20 बॉयज को 20 सपोर्टर्स को दे सकते हैं, जहां हम 40 को दे रहा है 10 लाख पर रुपीज के, तो इससे तो कम हो जाएगा। तो इससे कैसे हम, हाउ कैन वी डेवलप द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रंस who are very urgently needed to get the sponsorship like other facilities. So if we give the 4,000 rupees by order or the, so how can we give that development? Please enlighten. Dr. Malakar Saab, actually it's not the increasement of number of children, it's the increase of amount whichever is given to the child per month. The per month amount which was around rupees 2,000 previously, it has been increased to rupees 4,000 with effect from 1st April 2022. So now the child which was given 2,000 rupees previously will be provided 4,000 per month. Okay, sir. The number of children will not increase.
राइट सर, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी विल बी रिमेन द सेम। सेम, ओके सर। रक्षा जी ने हैंड रेज किया, रक्षा जी आप अपनी बात रखें। आप सभी को नमस्ते। मेरा प्रश्न अरुणा मोहन राव जी से है। मैडम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सीसीआई में बिलो 18 तक के बच्चे रहते हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई क्या कार्य योजना होनी चाहिए कि हम उन बच्चों को पहले से ही, मतलब एग्जामिनेशन की क्वालिफाइंग एज से पहले ही मोटिवेट कर पाए प्रशासनिक सेवाओं के लिए। ऐसी कोई कार्य योजना क्या हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? बटन चालू। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 है। तो जनरली 18 to 21 के बीच में बच्चे जो है वो कॉलेज में रहते हैं। इसे हमारा इंस्टीट्यूट में भी हम 1 साल, 2 साल और 3 साल का कोर्सेज भी हम लोग कर रहे हैं, एंड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें अगर बच्चे रुक के कॉलेज, सुबह कॉलेज अटेंड करे और शाम को ये क्लासेस अटेंड करे, तो 3 साल में वो एग्जामिनेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये ऐसी योजना हम लोग अपना सकते हैं इन बच्चों के लिए। जी धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। गायत्री जी ने हैंड रेज किया है। गायत्री पथोटे, आप कहाँ से हैं? तो ये अपना हैंड रेज परिचय भी दें गायत्री जी। अपर्णा जी ने हैंड रेज किया। अपर्णा दीदी अपनी बात रखें। जी नमस्कार, मेरा सवाल विशाल नाटकर्णी जी सर से है। सर चूंकि इंदौर विशाल नाटकर्णी से नहीं, विशाल श्रीवास्तव सर जी। ओ सॉरी सर विशाल सर से है। सर मैं अपर्णा दुबे, CWC मेंबर इंदौर। सर चूंकि इंदौर जो है बहुत बड़ा जिला है और यहाँ काफी सारे बच्चों को जो सिंगल पेरेंट्स जो थे उनको मदद दी गई, तो कुछ प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था तो की गई चूंकि, लेकिन 1 साल तक तो उन्होंने वो दान दिया उन दानदाताओं ने। लेकिन अभी हाल ही में उनमें से करीब 325 जो बच्चे थे, उनके जो दानदाता जो थे उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच दिया। अब ऐसी स्थिति में उन बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, जिनमें से कुछ बच्चे तो इस स्थिति में है कि उनके घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं है? अपर्णा मैडम, ये बात हम लोगों के संज्ञान में है, और एक्चुअली जो अग्रवाल समाज ने 300 बच्चों को स्पॉन्सर करने की बात कही थी, बीच में एक हमारे WCD डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट ऑफ MP की स्कीम आई थी, अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी। तो अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी में वो अग्रवाल समाज ने अपने फंड को डाइवर्ट किया था, लेकिन हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर सर हैं नाटकर्णी सर, जिनका आप नाम ले रहे थे, तो नाटकर्णी सर ने उनसे कोऑर्डिनेट किया है और अगेन वो एग्री हुए हैं कि उस फंड को कुछ मिसकंसेप्शन था, उसको अगेन फिर से डाइवर्ट करके स्पॉन्सर स्कीम में ही करेंगे। तो उन बच्चों को मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेंगे। अरविंद खुरानिया जी ने हैंड रेज किया है, काफी सीनियर एडवोकेट हैं सर, अपनी बात रखें। संक्षिप्त में हम एक प्रश्न और लेंगे। जी जी सर, मेरा प्रश्न ये है, मैंने प्राइम मिनिस्टर केयर स्कीम को रीड किया है 30 मई को जो ये लॉन्च हुई सर। इसमें मुझे एक भ्रांति ये दिखती है कि जिन बच्चों को ये लाभ दिया गया है जी, वो बच्चे जिन गार्जियन या रिलेटिव्स की कस्टडी में रह रहे हैं जी, मुझे इस पूरी स्कीम में कहीं ये नहीं दिखा कि अगर वो स्कीम का पैसा जो बच्चे के लिए है उसको मिसयूज कर लें जी, उसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं या होनी चाहिए? सर आपका बहुत ही अच्छा सवाल है सर। ये बात हम लोगों के मन में भी आई थी और निश्चित रूप से आपने उसको लीगल एस्पेक्ट के तरीके से समझा और ये सवाल पूछा। एक्चुअली क्या है, इस बारे में हमने GOI से मीटिंग के दौरान, जो GOI के सेक्रेटरी इंदिवर पांडे साहब, उनकी मीटिंग में हम लोगों ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था। तो इसमें 2 सेफगार्ड उन्होंने लिए हैं। ये मुझे लगता है ये पहली स्कीम है अपने देश की जिसमें गार्जियन के रूप में DM को नॉमिनेट किया है उन्होंने। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है कि स्कीम्स में बच्चे का जो ज्वाइंट अकाउंट होता है, वो जो उसका जो भी गार्जियन होता है, जो उसका एक्सटेंडेड फैमिली का मेंबर है, रिलेटिव है, उसको रखा जाता है। लेकिन इस स्कीम में जो ज्वाइंट अकाउंट खोला है वो कलेक्टर और बच्चे के नाम है, अगर बच्चा माइनर है तो, अगर 18 से ऊपर है तो इंडिपेंडेंट है। तो एक तो ये सेफगार्ड रखा है, और दूसरा ये रखा है कि इसमें रेगुलर फॉलोअप का प्रोविजन भी है थ्रू DM और थ्रू CWC और थ्रू DCPU। और इसमें ये रखा है कि अगर फॉलोअप में ये बात सामने आती है जो आपने कहा है, तो फिर इसको स्कीम में उस बच्चे को लाभ डायरेक्टली मिले, इसके लिए जो भी बेस्ट एफर्ट्स हो पाएगा। हालांकि वैसे तो इसके चांस इसलिए कम है
कि डीएम और बच्चे का जॉइंट अकाउंट है और जो भी लाभ है वो डायरेक्ट, जैसे एजुकेशनल सपोर्ट है वो डायरेक्ट बच्चे को है, और बाकी जो यूनिफॉर्म नोटबुक्स का सपोर्ट है वो भी बच्चे को, स्कॉलरशिप का सपोर्ट भी बच्चे के उसी अकाउंट में जाएगा जो बच्चे के और जॉइंट अकाउंट है जो। तो इसलिए इसमें सेफगार्ड तो बहुत रखे गए हैं, फिर भी किसी तरह की पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए भी रेगुलर फॉलोअप का प्रोविजन रखा गया है सर। इनफैक्ट मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। इनफैक्ट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन दिया है कि इसका लगातार सोशल ऑडिट भी करेंगे वो, और उसका फॉलो अप भी चलता रहेगा। तो उसके लिए हर स्टेट में कुछ एक एजेंसी को नॉमिनेट कर रहे हैं जो इन बच्चों का रेगुलर फॉलो अप करती रहेगी कि इनकी एजुकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर इनके हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी है। और साथ ही साथ एक थर्ड पार्टी असेसमेंट भी टाइम टू टाइम किया जाएगा इसका। जी विशाल सर, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, जो ऐसे पीछे सवाल आ रहे थे कि पीएम केयर में कुछ बच्चे स्कीम में छूट गए हैं या कुछ बच्चों को लाभ मिलने के पात्र हैं, लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने मन की बात ये रखना चाहूंगा कि हर एक स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत डीएलएस से बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अगर कोई ऐसे लाभार्थी हैं, पात्र हैं जो छूट गए हैं, तो वो एक तरीका है, लीगल सर्विस के थ्रू वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं, और जहां फंडिंग शॉर्ट है तो वहां डायरेक्शन इशू हो जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और उन सभी को पात्रता का लाभ मिलता है, क्योंकि ये बेनिफिशियल स्कीम है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। सर हम समय सीमा से आगे निकल रहे हैं। हमारे स्टेट प्रभारी राजेश जी से आग्रह होगा कि आज के कार्यक्रम के गायत्री जी अब 2 मिनट वेट करिए, आपका मैंने कई बार नाम बुलाया था। राजेश जी से आग्रह करूंगा कि हमारे इस वक्ताओं को सभी का धन्यवाद, आभार प्रकट करें और फिर आज की हम श्रृंखला को विराम दें। राजेश शुक्ला जी। जी भाई साहब, आज के प्रमुख स्पीकर्स ऑनरेबल मैडम अरुणा मोहन राव जी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, आपका तो पूरा कार्यकाल बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों को और महिलाओं को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए गया है। आप जानी जाती हैं, आप हमारी मार्गदर्शक भी हैं कई तरह से। आपका आज आपका मार्गदर्शन हमें यहाँ प्राप्त हुआ, आपको बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। और विशाल आनंद जी हमारे साथ हैं। आपने इस नई योजना की, प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है, जो बच्चों के लिए सुनाद बच्चों के लिए जो स्कीम है, उसका एक बहुत ही अच्छा विवरण आपने प्रस्तुत किया। इसमें मुझे सबसे अच्छी जो आपकी प्रस्तुति लगी, आपने जो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया, जिसके माध्यम से बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों को ये बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी कि उसका क्रियान्वयन किस तरह होगा। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू विशाल जी। और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने बच्चों के संरक्षण को जमीनी स्तर से ले जाकर एक वैश्विक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। ऐसे दृष्टिवान और सामर्थ्यवान हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगीरथ सी दृढ़ संकल्प और एकलव्य सी दृढ़ निष्ठा लेकर हमारे सचिव जी डॉक्टर कृपाशंकर जी, जिन्होंने लगातार वेबिनार्स को विभिन्न परिस्थितियों में ऊंची नीची लहरों पर से लेते हुए आज विश्व रिकॉर्ड की ओर विश्व रिकॉर्ड में परिवर्तित कर दिया। ऐसे हमारे सचिव डॉक्टर कृपाशंकर जी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरे सभी जो साथीगण हैं, टीम के सदस्यगण हैं, उनका बहुत आभार, और सभी प्रतिभागियों का बहुत आभार, आप इसमें जुड़े। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आगामी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है भोपाल में, उसमें भी आप इसी तरह अपने जोश के साथ, अपनी पूरी निष्ठा के साथ बच्चों के लिए शामिल होंगे और उस कार्यक्रम को भी सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। गायत्री जी, आप अपना प्रश्न रखें। एक प्रश्न हम और लेते हैं। गायत्री जी। हाँ सर, नमस्ते। मैं CWC बड़वानी से मेंबर गायत्री पाटोदे।